आज की वीडियो में हम स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन यानी जिसे हम शॉर्ट में SLM भी कहते हैं का यूनिट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 कर चुके हैं। अब आते हैं हम 4 पे, जिसका नाम है नेतृत्व, दल निर्माण, प्रेरणा व संप्रेषण। तो ये जो पूरी यूनिट है इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द आपकी घूमेगी और यहीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें नेतृत्व यानी लीडरशिप की बात की गई है। तो कॉन्सेप्ट क्या है लीडरशिप का? नेतृत्व का अर्थ है व्यक्ति विशेष द्वारा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने की योग्यता एवं क्षमता। तो जिसके पास ये योग्यता और क्षमता होगी वही जो इंसान है वो लीडरशिप कर पाएगा। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति के नेतापन के गुण ही संक्षिप्त में नेतृत्व कहलाते हैं, लीडरशिप कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अगर शब्दों पर जाएं तो जो नेता है वो नियतेनः अनेनः ऐसे 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखता हो। एक लीडर में वो गुण होते हैं जो अपनी टीम को आगे तक लेके जाता है। जब एक व्यक्ति पूरे समूह को किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए ले जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व ऐसा व्यवहार व गुण है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि में नया परिवर्तन लाता है। तो आई होप कि इन सारी लाइनों से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेतृत्व क्या है और आप जो है एग्जाम में इसका आंसर लिख पाएंगे। जब भी मैंने कहा कॉन्सेप्ट या मीनिंग आप डालते हैं वहाँ पर डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ भी डेफिनेशन दी गई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। अल्फोर्ड एवं BTT इन्होंने कहा कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई भी वांछित कार्य करवाया जा सकता है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा वो अपनी टीम से उनकी ना चाहते हुए भी उनसे वो काम करवा लेगा जो जिसकी नीड है, ठीक है, उस काम के लिए। तो ये होती है लीडरशिप। आगे चलते हैं दल निर्माण यानी टीम बिल्डिंग। ये क्या है? टीम बिल्डिंग एक सार्वभौमिक अवधारणा है क्योंकि एक जने से तो कभी भी टीम निर्माण नहीं होता। दूसरा, कार्य को सुचारू व सुव्यवस्थित चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, तो टीम चाहिए हमें। फिर यहाँ बात हो रही है शिक्षा की टीम की, तो प्राचार्य यानी नेता होगा, जो भी प्रिंसिपल होंगे टीम निर्माण करके ये टीम बनाएंगे सॉरी, और संगठन जो कि हमारा विद्यालय है उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। उसके बाद आता है नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एसोसिएशन NBSA। इसने जो है डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं इसकी। इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नेतृत्व की तुलना में संगठन समूह नेतृत्व पर भूमिका, मतलब किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करने से अच्छा है कि हम पूरी टीम को प्रेरित करें एक साथ, उससे जो है वो ज़्यादा लाभ समाज को मिलेगा। जैसे मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो इससे आप याद रखेंगे कि सबको मिलाकर चलना और लक्ष्यों की पूर्ति करना ही क्या है? टीम निर्माण है और टीम वर्क भी है। अगला टॉपिक है दल निर्माण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। क्यों करनी चाहिए हमें टीम बिल्डिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो संप्रेषण प्रभावपूर्ण हो जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है जब एक टीम मिलकर काम करती है। प्रेरणा की भूमिका एक दूसरे को देखकर बढ़ती रहती है। समस्या के वैकल्पिक समाधान मिल जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमें सलाह देते हैं। टीम भावना का विकास होता है, कार्य पद्धति में उन्नति होती है, कार्य जल्दी हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे, आप पढ़ लें इसको ज़रूर और एक्सप्लेन करके पेपर में इनको लिखें। अगला टॉपिक है हमारा विद्यालय में दल निर्माण एवं दल प्रदर्शन का प्रबंध। तो सबसे पहले इनमें वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो दल का योगदान होना चाहिए। जो दल है, टीम बन रही है लेकिन वो योगदान ना करे तो फिर बेकार है। उसके बाद भूमिकाओं को समझना, हर एक व्यक्ति को टीम में अपनी भूमिका निभानी होती है अच्छे से। फिर परस्पर आदर करना है एक दूसरे का, चाहे टीम में कोई छोटा काम कर रहा हो या बड़ा काम। लचीलेपन की तत्परता हो कि यदि एक बच्चा या फिर आप कह लीजिए टीम में कोई भी एक जना कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसको संभाल ले। प्रभावी संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, वरना टीम के अंदर से जो अभिप्रेरणा होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पर एक CS जो है, सीज प्रभावी दल निर्माण यहाँ पर दिया हुआ है कि दल को प्रभावी होने के लिए इन C यानी 7 C दिए हुए हैं, इनको हमें प्रयोग करना होगा। पहला है क्लियर एक्सपेक्टेशन, कि अपेक्षाओं की जो है वो स्पष्टता होनी चाहिए कि काम क्यों हो रहा है, इससे क्या लाभ होगा।
दूसरा, कंटेक्स्ट जो है, संदर्भ सभी टीम वर्कर्स के अंदर जो है वो पहले से होनी चाहिए। कमिटमेंट हो, प्रतिबद्धता होनी चाहिए काम को लेकर। कॉम्पिटेंस हो, क्षमता हो सबके अंदर। चार्टर यानी घोषणा पत्र आए जिससे सबके काम और जो नीति है वो एकदम क्लियर हो। कंट्रोल हो, नियंत्रण होना चाहिए। और कोलैबोरेशन यानी सहयोग, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्लस ये सी, जितने भी ये सीज हैं 7, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कर देंगे, विद्यालय में दल निर्माण और उसके प्रदर्शन का प्रबंध जो है वो आप करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कम्युनिकेशन। तो क्या होता है ये उसी का पॉइंट है, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, ये भी होना चाहिए। और क्रिएटिव इनोवेशन, रचनात्मक नवाचार भी उसके अंदर होना चाहिए। अब जो टॉपिक हमारा वो है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संप्रेषण जो है वो प्रेषण क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। इंग्लिश में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो वो कम्युनिस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है भागीदारी या फिर आदान प्रदान, वही मतलब है। यदि संप्रेषण की बात की जाए तो संप्रेषण अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना यानी शेयर करना है। शाब्दिक व अशाब्दिक, ये शब्दों में भी हो सकता है और बिना शब्दों के भी हो सकता है। अब लेंगे डेफिनेशन। तो एडगर डेल ने कहा कि संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों व भावनाओं को दूसरों के साथ भागीदारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस कैसे होता है इसका। तो देख लीजिए, प्रोसेस में क्या है, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, संचार सामग्री, मतलब कोई मैसेज, कोई विचार हमारे माइंड में होना चाहिए जो हमें प्रेषित करना है। फिर संचार माध्यम यानी कोई मीडियम होना चाहिए, चाहे टेलीफोन हो, लेटर हो, कुछ भी। सूचना को लिपिबद्ध करना, उसको हम लिपि से अच्छे से लिखेंगे। फिर अनुवादन करना, यदि आवश्यकता है तो उसका अनुवाद किया जाएगा। प्रतिक्रिया, फिर प्राप्तकर्ता जो फीडबैक है वो लिया जाएगा। सहायक व बाधक तत्व, और उसके बाद देखे जाएंगे कि संप्रेषण में कौन से तत्व हमारे लिए सहायक रहे और कौन से बाधक रहे। तो नेक्स्ट टाइम हम उसका ध्यान रखेंगे। संप्रेषण के टाइप देख लीजिए, एक होता है मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर प्रेजेंट करना, और थर्ड होता है सांकेतिक यानी हाव भाव या फिर शारीरिक गतिविधि से भी हम संप्रेषण जो है वो कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत। किन सिद्धांतों पर जो एक क्लासरूम के अंदर जो है टीचर वो कम्युनिकेशन को लाएगी या फिर करेगी। तो पहला, स्पष्टता का सिद्धांत, जो भी वो बोले वो स्पष्ट होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, सभी को लेकर चलना है। एकाग्रता का सिद्धांत, बच्चे जो एकाग्र हो और सुने, या टीचर जो वो एकाग्रता से ही कम्युनिकेट करें। और समयोचितता का सिद्धांत यानी समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बच्चे जो है उसमें ध्यान नहीं देंगे। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जरूर लेना है। स्थिरता का सिद्धांत यानी कि सभी वहाँ पर स्थिर हों और एक दूसरे को बोलने का मौका दें। अब आती है नेतृत्व की शैलियाँ यानी लीडरशिप की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक जो है वो है अधिकारी शैली यानी ऑटोक्रेटिक स्टाइल। देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टाइल्स दिए होंगे, यहाँ पर हमें कम से कम 4-5 हम शैलियाँ पढ़ेंगे नेतृत्व की, बट इन सब में जो डिफरेंस है वो काफ़ी माइनर सा है। तो ध्यान देंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आई है, वरना कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहला जो आधिकारिक है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसमें क्या होता है कि नेता पर निर्भर होती है ये वाली टेक्निक। नेता के इच्छा अनुसार ही काम होगा, यानी जो लीडर है वो यहाँ पर हेड है, मेन है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। इसे निरंकुशवादी राजतंत्रिक भी कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे राजा का शासन होता था। यहाँ अन्य सदस्यों की राय पर कम बल दिया जाता है, यानी टीम मेंबर जो कुछ भी कहे, जो नेता है वो अपनी मनमर्जी चलाता है। तो ये तो एक तरह से इसकी बुराइयां हो गई। तो इसके कुछ लाभ भी हैं, वो देख लीजिए। लाभ ये है कि नीतियों पर नियंत्रण होता है, उचित अनुशासन बना रहता है भय के कारण, और निर्णय में शीघ्रता होती है, क्योंकि राजा तुरंत निर्णय ले लेगा, 100 लोगों से पूछने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है जनतांत्रिक शैली यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें उल्टा होता है, साथियों का सहयोग लिया जाता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है सभी को। यहाँ पर मैं शब्द की जगह हम शब्द का प्रयोग किया जाता है लीडर द्वारा, और विश्वास का वातावरण बना रहता है। ये सारे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो रहे, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यानी अवगुण, अवगुण क्या है, इसमें निष्कर्ष में देरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लंबा प्रोसेस जाएगा, पक्षपात की संभावना हो सकती है, भयहीन वातावरण है, कोई अनुशासन नहीं होगा, विकेंद्रीकरण के जितने भी नुकसान है वो यहाँ पर झेलने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है अहस्तक्षेपीय शैली यानी कि लाइजेज फेयर स्टाइल। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत केंद्रित प्रणाली है, इसमें लीडर की कोई भूमिका नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये अनुयायियों के भरोसे होती है, यानी लीडर के अलावा जो टीम मेंबर हैं ये बिल्कुल उनके भरोसे होती है। व्यक्ति की मनमानी होती है, जब मर्जी कोई आ रहा है टीम में, उसका काम जो मिला वो कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। वातावरण बिल्कुल ही भयहीन यानी बिल्कुल अनुशासन वहाँ पर नहीं है। तो ये तरह से प्रॉब्लम्स है इसकी। तो गुण देख लेते हैं क्या है। गुण ये है कि अनुयायी की कार्य स्वतंत्रता, जो अनुयायी हैं साथी लोग हैं उनको जो है फ्रीडम होती है काम करने की। उद्देश्य जो है अनुयायी द्वारा निश्चित किया जाता है, नेता द्वारा सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन किया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उत्तरदायी भी कौन होंगे, अनुयायी ही होंगे, क्योंकि उनकी वजह से हुआ। नेक्स्ट जो हमारी शैली है वो है परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें नेताओं द्वारा प्रेरणा किया जाता है साथियों को, समूहों के लोगों को, ताकि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये व्यक्ति केंद्रित होता है लेकिन यहाँ पर अनुशासन भी होता है। इसमें अनुयायी कुशलता का विकास कर पाते हैं और रचनात्मक विकास भी करते हैं। तो ये सारी तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। इसके कुछ अवगुण भी हैं जैसे भ्रष्टाचार, निष्क्रियपन, अनुशासन में कमी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो अनुदेशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। इसमें हम जो उदाहरण लेंगे वो विद्यालय का लेंगे कि विद्यालय का जो प्रिंसिपल है उसका उदाहरण ले लीजिए। कक्षा अध्यापक की भूमिका होती है यहाँ पर। फिर प्रत्येक दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाता है कि स्कूल में टीचर्स अवेलेबल हैं, फर्नीचर और शिक्षण विधियाँ ठीक है, यानी सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। पूर्ण प्रबंधन किया जाता है और अधिगम पर यह आधारित होता है इंस्ट्रक्शनल जो लीडरशिप। तो ये सारी ही इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं और अभी भी जो है इस पर ही काम स्कूल्स में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक है हमारा प्रभावी नेता के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप या फिर लीडर्स। जो लीडर है, नेता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। आप अपने पेपर में नंबर के अकॉर्डिंग ही करें। अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट, 10 नंबर का है तो 10 पॉइंट, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है पॉइंट को। जैसे पहला सामाजिकता, वो सामाजिक होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सावधानी, सहकारिता की भावना होनी चाहिए, वाक्पटुता, बोलने में एकदम बढ़िया होना चाहिए, पहल करने की उसमें होनी चाहिए, जो भी आत्मविश्वास है वो, और लोकप्रियता होनी चाहिए, अनुकूलनीयता कि वो खुद अनुकूल कर सके किसी भी परिस्थिति में, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, पक्षपात रहित होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल ना हो, ईमानदार हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हो, विचारों का सम्मान करता हो दूसरों के, और आदर्श चरित्र होना चाहिए। तो ये इस अलावा भी कुछ हो सकता है, आप यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हैं, बट ये तो होने ही होने हैं किसी भी प्रभावी नेता में, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो या कोई भी टीम का लीडर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हमारा है परिवर्तनकारी और अनुदेशात्मक नेताओं के रूप में प्रधानाचार्य और शिक्षक की भूमिका। यानी स्कूल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल और इंस्ट्रक्शनल के रूप में काम करते हैं ना टीचर और प्रिंसिपल, तो उनकी क्या क्या भूमिका होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है नेतृत्व शैलियों का ज्ञान। उनके अंदर लीडरशिप की जो शैलियां हैं जो हमने ऊपर 5 पढ़ी हैं वो सारा ज्ञान होना चाहिए कि कब कौन सा यूज़ करेंगे। विद्यालय के विकास में सहायक होते हैं ये, प्रभावी संप्रेषण करेंगे, अनुसंधानकर्ता के रूप में भी इनका यूज़ होगा, और मार्गदर्शक के रूप में भी टीचर और प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में एज अ लीडर काम करते हैं। अब है संप्रेषण के अवरोध यानी बैरियर्स। कम्युनिकेशन के अंदर रुकावटें क्या क्या आती हैं? कौशल की कमी, यदि किसी में कौशल कमी है, बोलने की वाक्पटुता नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। भाषा अवरोध हो सकता है कि मान लीजिए आप जिस भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाला वो भाषा नहीं जानता, तो ये बैरियर है। सांस्कृतिक प्रभाव, बोलचाल की भाषा में आपका सांस्कृतिक जो है वो नज़र आए तो फिर वो भी बैरियर के रूप में काम करता है। वातावरण अवरोध यानी कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाती है। प्रबंधन अवरोध, अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया तो चलते चलते आपका माइक खराब हो रहा है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो मैनेजमेंट की कमी की वजह से हो रही है, तो ये भी बैरियर के रूप में काम करेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक है प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र के लिए आवश्यक संचार कौशल। कौन कौन से स्किल होने चाहिए इन तीनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करना, कि जो भी विचार और भावनाएं आती हैं प्रिंसिपल में, अच्छी बुरी, बच्चों को देखकर या टीचर्स को देखकर, तो वो उनको आदान प्रदान करें, शेयर करें।
विचार और भावनाओं की साझेदारी वही पॉइंट है। अगर बच्चों को कोई कमी नज़र आए तो वो बोल सके, टीचर्स को कोई कमी नज़र आए तो वो बोल सके, यदि प्रिंसिपल को लगता है कि कोई नया नियम बनना चाहिए स्कूल में तो वो भी बोल सके। ऐसा जो है वातावरण वहाँ पर कम्युनिकेशन का होना चाहिए। फिर विचार व भावना साझेदारी और प्रोत्साहन, और ऐसा यदि कोई करता है अपनी भावनाओं को शेयर करे तो इस चीज़ को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। शुद्ध अनुभव प्रदान करने का प्रयास हो, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना हो जो कि ज़बरदस्ती लाई गई हो। फिर अनुभवों की साझेदारी, जो भी एक्सपीरियंस हो उसकी जो है यहाँ पर साझेदारी होनी चाहिए ताकि अदर बच्चे जो हैं वो इसका लाभ उठा सके। फिर आता है द्विपक्षीय प्रक्रिया, यानी जो कम्युनिकेशन है वो द्विपक्षीय ही होनी चाहिए, मतलब सामने से फीडबैक भी आना चाहिए। फिर होता है शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग, कि जो कम्युनिकेशन है उसका लर्निंग प्रोसेस में भी यूज़ होना चाहिए, अच्छे से यूज़ होना चाहिए ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावकारी हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो ये आपका यूनिट यहाँ पर अब ख़त्म होता है, यूनिट 4। नेक्स्ट टाइम जल्दी से यूनिट 5 करके हम इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे।